अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे नए चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेल। सेल के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, एनाटॉमी मतलब कि पूरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेल की डेफिनेशन देखते हैं। सेल इज अ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हम कह सकते हैं कि सेल जो है वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है। हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी है। सेल्स कंबाइन किए टिश्यू बनाया, टिश्यूज कंबाइन किए ऑर्गन बनाया। ये इसके बेसिक जो थी जिससे ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बना, वो क्या था? सेल था। सेल से है, सेल से जो है वो हमारी बॉडी बनी। तो सेल क्या हो गया? हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म. Cell is the smallest unit of life. Cell is the smallest unit of living organisms, and cell is the building block of life. Cell is the building block of living organism. स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स देखते हैं तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो डेवलप करती है, एक सेल से मिलके बनी है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट कैसे बनता है? ह्यूमन बॉडी बनती है सिंगल सेल से, जाइगोट से मिलकर बनी है। और जाइगोट किससे बनता है? जब फ्यूजन ऑफ ओवम और स्पर्मेटोजोन होता है। ओवम क्या होता है और स्पर्मेटोजोन क्या होता है? ओवम जो होता है वो फीमेल सेक्स एग सेल होता है, और जो स्पर्मेटोजोन होता है वो मेल सेक्स सेल होता है। स्पर्म हम उसे कहते हैं, स्पर्मेटोजोन को। जब इन दोनों की फ्यूजन होती है तो हमारे पास जाइगोट बनता है। जाइगोट से जब सेल के जाइगोट में डिवीजन होती है सेल्स की, तो वो हमारे पास बनता है एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से फिर लेटर आगे स्टेजेस आती हैं, जिससे लास्ट स्टेज होती है तो ह्यूमन बॉडी डेवलप हो जाती है। एक बात कि जाइगोट में सेल डिवीजन कौन सी होती है, हमेशा याद रखिए कि सेल डिवीजन जो जाइगोट में होती है वो मियोसिस होती है। माइटोसिस कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होती है। और जो जाइगोट होता है, ओवम, एग सेल्स और स्पर्म होते हैं, ये जब फ्यूजन करते हैं तो ये जर्म सेल्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, जिनमें सिर्फ मियोसिस होगी। खैर, ये बात की बातें हैं जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ह्यूमन सेल्स जो होते हैं वो 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। जो मेन 4 पार्ट्स होते हैं वो कौन से हैं? न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। सबसे पहले हम न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा कंट्रोल सेंटर है। सेल का कंट्रोल सेंटर जो है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल को। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के 3 पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया और क्रोमोसोम्स हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कहते हैं क्रियोप्लाज्म भी कहते हैं, और ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जो सेल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो होता है इसे हम, इसका जो दूसरा नेम है हम उसे क्रियोप्लाज्म भी कहते हैं। हम न्यूक्लियोलस देखते हैं। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस जो है वो डेंस स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये हेल्प करता है सिंथेसिस और असेंबलिंग ऑफ कंपोनेंट्स के। राइबोसोम के जो कंपोनेंट होता है उसकी असेंबलिंग, अरेंजमेंट और में हेल्प करता है, और सिंथेसिस में इनकी हेल्प करता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को अगर प्लूरल में उसका वर्ड यूज़ करें तो न्यूक्लियोलस नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोलाई कहेंगे उसे। न्यूक्लियोलस के अगर हम वर्ड बाय वर्ड इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन देखें तो वो लिखे द न्यूक्लियोलस इज डेंस स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। फंक्शन देखिए हम, द न्यूक्लियोलस इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड असेंबलिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम। क्रोमोसोम्स हम देखें तो क्रोमोसोम्स में हम यूज़ करते जो वर्ड यूज़ होता है हम क्रोमैटन कहते हैं। क्रोमोसोम क्रोमैटन से मिलकर बने। क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं स्ट्रिंग ऑफ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। स्ट्रिंग्स ऑफ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को हम क्रोमैटन कहते हैं। जब क्रोमैटन डेंस फॉर्म में जाता है तो सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं, और सिस्टर क्रोमैटिड जब ज्वाइन करते हैं सेंट्रोमेयर पे एक दूसरे के साथ तो हमारे पास क्रोमोसोम्स
सेल के अंदर बनते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो डीएनए होता है क्रोमोसोम्स में, ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफ़र होता है। फंक्शन अगर हम देखें क्रोमोसोम्स का, तो हमारी जो बॉडी का जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स को भी कंट्रोल करते हैं। और जो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स, ह्यूमन बॉडी के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि डीएनए से मिलकर बने होते हैं। डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, राइबोन्यूक्लिक एसिड से ऑक्सीजन रिमूव होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, जो कि न्यूक्लियस के कंटेंट को इनक्लोज करती है। न्यूक्लियस का जो कंटेंट होता है वो सारा, जैसे कि क्रोमोसोम्स हो गए, न्यूक्लियोलस हो गया, और ये जो सारी होती है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर प्लाज्म भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर ये इनक्लोज होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप, हम दोनों नाम दे सकते हैं इसे। ये हेल्प करती है कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स का। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होती है मैक्रोमॉलिक्यूल्स को, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है और ऑर्गेनाइज करती है क्रोमैटन और क्रोमैटन को। और मेम्ब्रेन जो होती है ये सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। आप फंक्शन देख सकते हैं, द न्यूक्लियर इन्वेलप हेल्प टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड असिस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द क्रोमैटन। मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग द क्रोमैटन को ऑर्गेनाइज करने में, असिस्टेंस देने में हेल्प करती है। और जो ये मेम्ब्रेन होती है ये सेपरेट करती है न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को, दोनों को सेपरेट करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन की बात आती है। पहले हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की। सेल मेम्ब्रेन का वही काम है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, लेकिन कुछ थोड़ा डिफरेंस भी है। सेल मेम्ब्रेन को हम कह सकते हैं, दूसरा नेम हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम इसे कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम कहते हैं कि ये लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। मतलब कि जो लिपिड की इसमें 2 लेयर्स होती हैं और फैट सेल्स होते हैं जो कि स्टोर करते हैं एनर्जी को। अब 2 लेयर्स कौन सी होती हैं? आउटर लेयर को भी डिस्कस करते हैं, इनर लेयर को भी डिस्कस करते हैं। आउटर लेयर जो होती है वो कनेक्टेड होती है सीरीज ऑफ ट्यूब्स के साथ और वेसिकल्स के साथ, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल्स होती हैं, उनके साथ ये आउटर लेयर कनेक्टेड होती है, जो कि कंटेन करती है प्रोटीन्स को। लिखा हुआ साथ, द आउटर लेयर इज कनेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्यूब्स एंड वेसिकल्स टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच कंटेन एंजाइम्स, प्रोटीन्स ही होते हैं, प्रोटीन्स, एंजाइम्स भी होते हैं, विच कंटेन प्रोटीन्स। इनर लेयर की बात करें, इनर लेयर कनेक्ट होती है आउटर लेयर के साथ, और किसके साथ, कैसे होती है कि सीरीज ऑफ पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं सेल्स को शेप मेंटेन करने में और अलाउ करते हैं प्रोटीन्स को कि वो मेम्ब्रेन के अंदर ही रहें। और ये जो मेम्ब्रेन होती है इसका भी वही काम होता है कि जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हर मूवमेंट में हेल्प करती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट में, शेप देती है। ये सारे इनके फंक्शंस आ जाते हैं। आपको समझ आ गई होगी कि आउटर लेयर कैसी होती है, इनर लेयर कैसी होती है। ये दोनों लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स होती हैं कि आउटर लेयर कनेक्ट करती है सीरीज ऑफ ट्यूब के साथ, वेसिकल एंडोप्लाज्मिक के वेसिकल्स के साथ, सीरीज ऑफ ट्यूब के साथ कनेक्ट होती है, जो कि कंटेन करती है प्रोटीन्स को। इनर लेयर जो होती है वो कनेक्ट करती है आउटर लेयर के साथ, सीरीज ऑफ पोर्स के साथ। और जो इन आउटर लेयर और इनर लेयर में डिफरेंस है वो ये कि वो सीरीज ऑफ ट्यूब्स के साथ इसका कनेक्ट होती है और ये सीरीज ऑफ पोर्स के साथ कनेक्टेड होती है। और ये हेल्प करती है सेल को शेप जो होता है उसे मेंटेन करती है, और जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अलाउ करती है कि वो मेम्ब्रेन के अंदर ही रहें। फंक्शन आप देख सकते हैं,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेप को मेंटेन करती है, जो कि बता दिया था मैंने। और जो एज अ सेलेक्टिव बैरियर, हमें इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और भी करेक्टरिस्टिक है कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से सेमी परमिएबल होती है तो उनमें जो मूवमेंट होती है सब्सटेंस की वो इजीली हो सकती है। एक्ट एज अ सेलेक्टिव बैरियर दैट रेगुलेट द पैसेज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। एक सेलेक्टिव बैरियर के तौर पे ये एक्ट करती है, जो कि पैसेज होती है सर्टेन मटेरियल्स का जो मटेरियल सब्सटेंसेस होते हैं वो सेल के अंदर या बाहर इजीली जा सकते हैं, इसीलिए हम इसे सेलेक्टिव बैरियर या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल भी जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जैसे कि इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये सेंसरी सरफेस भी बनाती है नर्व्स और मसल सेल्स में, और इसका जो बहुत बहुत ख़ास जो हम कह सकते हैं इसका फंक्शन है वो ये है कि नंबर ऑफ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन और रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है। रिकॉग्नाइजिंग एजेंट है, रिसेप्टर्स और एंटीजन जो हैं वो रिकॉग्नाइजिंग एजेंट्स हैं। रिसेप्टर्स और एंटीजेंस ये रिकॉग्नाइजिंग एजेंट है, इन के फंक्शन परफॉर्म करने में ये बहुत बहुत हेल्प करती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जो कोई भी एंटीजन फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में आता है तो उसकी रिकॉग्नाइजिंग मतलब कि जो करती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके ऊपर जो प्रोटीन्स होती हैं, एंटीजन जो होते हैं, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो रिकॉग्नाइज करके उन्हें किल कर देती हैं, और रिसेप्टर जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उन्हें हम रिसेप्टर कैसे कहते हैं। और जो रिसेप्टर्स होते हैं ये दोनों ये रिकॉग्नाइजिंग एजेंट होते हैं। मेंटेन करती है सेल की इंटीग्रिटी को, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है मेम्ब्रेन प्रोटीन के जरिए। कंपोजिशन हम देखें कि ई कंपोज कैसे करती है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है ना, तो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। अप्रॉक्सीमेटली इनमें प्रोटीन 55% होता है, लिपिड्स 42% होता है, और लिपिड्स में आगे से जो सब टाइप्स हैं, लिपिड्स की जो आगे से सब टाइप्स आती हैं, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, अदर लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो 25% होते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 13% होता है। ये सारी जो कंपोजिशन है ये सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन पे आती है, और इनकी जो ये परसेंट है ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो 13% होता है, अदर लिपिड्स में ऑयल्स आते हैं, वैक्सेस आती हैं, वो 4% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होते हैं। तो हमारे हमने सेल के 3 कंपोनेंट्स अभी तक स्टडी कर लिए, कौन कौन से? न्यूक्लियस को स्टडी किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को स्टडी किया और सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया। अब फोर्थ जो कंपोनेंट है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को स्टडी करते हैं। डेफिनेशन हम देखते हैं कि द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में जो स्पेस होती है हम उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। हम आगे जाने से पहले मैं आपको इनकी डायग्राम सिखा देती हूँ, न्यूक्लियस की और सेल मेम्ब्रेन की, कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। सेल की पूरी डायग्राम दिखाती हूँ, फिर हम आगे स्टडी करते हैं साइटोप्लाज्म को। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि सेल न्यूक्लियस की डायग्राम, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ये आपको जो पिंक कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है ये डबल लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, और ये जो है न्यूक्लियर पोर्स हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप दोनों कह सकते हैं। और ये क्रोमैटिन नेटवर्क है, और ये न्यूक्लियोलस है जो दरमियान में डार्क कलर का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, और ये जो साथ आपको सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ सेंटर मिड पॉइंट पे जो जुड़े हुए हैं ये क्रोमोसोम्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो लिपिड बाइलेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान का जो स्पेस है वो साइटोप्लाज्म है, और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये सारा जो है ये न्यूक्लियस है, ये सारा पोर्शन न्यूक्लियस है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स में आप देख सकते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है,
ये जो इनर पोर्शन है जिसमें ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज हम आगे साइटोप्लाज्म में अभी डिस्कस करेंगे, ये साइटोप्लाज्म है। और ये न्यूक्लियस है, ये जो पिंक कलर का है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, और ये पिंक कलर की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और बाकी साथ साथ डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन कौन सी ऑर्गेनेली। साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन हम देखें तो डिजॉल्व प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज से मिलके बना है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या क्या आता है, ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी, ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? ऑर्गेनेलीज लिटिल ऑर्गन्स होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं। ऑर्गेनेलीज का मतलब जो है वो लिटिल ऑर्गन्स होगा। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, गोल्जी अपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन के आगे से दो टाइप्स आती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स तक, इन सब के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि मेम्ब्रेन सॉसेज शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है साइटोप्लाज्म में। और फंक्शन इसका यह है कि जब एरोबिक रिस्पिरेशन होती है उस दौरान सिंथेसिस ऑफ एटीपी होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस होती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सिंथेसिस होती है एरोबिक रिस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल में हेल्प करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स का जो प्रोसेस होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। बीटा ऑक्सीडेशन मीन ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड जो होती है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कि उसमें क्या होता है कि सेल जो होता है वो एंजाइम यूज़ करता है न्यूट्रिएंट को ऑक्सीडाइज करने में और एनर्जी रिलीज हो एटीपी की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो रिएक्शन होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये सिंथेसिस ऑफ आरएनए और प्रोटीन में हेल्प करता है, उनकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। राइबोसोम्स हम देखते हैं, राइबोसोम्स की हम अगर डेफिनेशन देखें कि राइबोसोम्स आर द टाइनी ग्रेन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ डीआरएनए और प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए था, राइबोसोम्स में आरएनए है। राइबोसोम जो होते हैं वो थिन ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को अमीनो एसिड से और यूज़ करते हैं आरएनए को एज अ टेम्पलेट। आरएनए जो होता है वो राइबोसोम में जो आरएनए होता है वो टेम्पलेट के तौर पे यूज़ होता है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए आता है, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डीएनए आते हैं, उनके साथ अमीनो राइबोसोम्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड को अटैच करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इनकी टाइप्स देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, अटैच राइबोसोम, फ्री राइबोसोम। अटैच कौन से होते हैं, फ्री कौन से होते हैं, ये देखते हैं। अटैच राइबोसोम जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसाइजिंग प्रोटीन को जो कि एक्सपोर्ट करते हैं सेल से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके एग्जांपल में आते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी कह सकते हैं, एंटीबॉडीज़ कह सकते हैं, या हम इन्हें एंजाइम्स भी कह सकते हैं। प्रोटीन्स होती हैं, एंटीबॉडी भी प्रोटीन्स ही होती हैं। मैट्रिक्स प्रोटीन, पेप्टाइड, हार्मोन्स, ये यहाँ पे ये जो होते हैं इनमें अटैच राइबोसोम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सिंथेसाइजिंग प्रोटीन को जो कि एक्सपोर्ट आउट होती है सेल से। फ्री राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसिस और साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन होगी। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको पता चलता होगा कि हीमोग्लोबिन जो है वो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है। अब हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आपको माइटोकॉन्ड्रिया की समझ आ गई होगी, राइबोसोम्स की भी समझ आ गई होगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल्स होता है, सॉसेज शेप स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन शेप स्ट्रक्चर होती है, और इसकी वो हेल्प करता है क्रेब्स साइकिल में हेल्प करता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में हेल्प करता है, और हेल्प करता है
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में हेल्प करता है, एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है, डीएनए होता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। राइबोसोम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं सिंथेसिस में, और राइबोसोम टाइनी ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनमें आरएनए भी होता है और प्रोटीन्स बनती हैं उनसे। और अटैच राइबोसोम्स होते हैं, फ्री राइबोसोम्स होते हैं। अटैच होता है वो प्रोटीन को उन प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जो कि सेल से एक्सपोर्ट आउट हो जाती हैं, और इनमें आती है इम्यूनोग्लोबुलिन, मैट्रिक्स प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन्स जिनकी सिंथेसिस होती है। और फ्री राइबोसोम जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन की। साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन कौन सी? हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसकी सिंथेसिस में। ये था कि साइटोप्लाज्म की जो अभी तक हमने ऑर्गेनेलिस पर डिस्कस की उनका निचोड़। तो हम आगे डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम मीनिंग देखें, वर्ड मीनिंग देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्म का मतलब है विद इन द प्लाज्मा, रेटिकुलम नेटवर्क, विद इन द नेटवर्क प्रेजेंट विद इन द प्लाज्मा। ये ऑर्गेनेलिस होती है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, स्मॉल ऑर्गन होता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों को डिस्कस करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। हम इनका फंक्शन देखें कि ये सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड सिंथेसिस करती हैं, स्टेरॉइड्स की, फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस करती हैं हर सेल मेम्ब्रेन के जरिए। जो भी सेल मेम्ब्रेन होती है उनके जरिए, हर तो मेन सेल मेम्ब्रेन एक ही होती है ना सेल्स की, और उनके लिए सिंथेसिस करती है, फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस करती है, यूटिलाइजेशन करती है ग्लूकोज को जो कि ओरिजिनेट होता है ग्लाइकोजन से, और पार्टिसिपेट करती है कॉन्ट्रैक्शन में। जब मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है, पार्टिसिपेट करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखते हैं कि वो एक ऐसी टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जिनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते और रफ में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इनकी सिंथेसिस आपने देख ली कि स्मूथ की कि वो स्टेरॉइड बनाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स सिंथेसिस होती है, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज में हेल्प करते हैं, जो कि वो ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोजन से यूटिलाइज्ड होता है, और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, बहुत ये 8th क्लास का जो कोर्स है बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। और पैरामेडिक्स के भी जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसमें भी ये सारी डिटेल लिखी हुई है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इनके फंक्शन देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उनकी स्टोरेज में हेल्प करते हैं, एक्सपोर्ट यूज़ के लिए होती है या इंट्रासेलुलर यूज़ के लिए जैसे भी होती है, उन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए यूज़ होते हैं। फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस भी यही करते हैं, और मल्टी चेन प्रोटीन की जो असेंबलिंग होती है, अरेंजमेंट होती है, वो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करते हैं। आपको समझ आ गई होगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो सिंथेसिस करती है प्रोटीन्स की सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस। अगर आप होल इनका फंक्शन लिखे आप लिख सकते हैं सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, assembling of multi-chain reaction, participates in the contraction of muscle cells, involved in the utilization of glucose from the glycogen। ये हम इनके अगर ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन लिखना चाहें तो वो ये फंक्शंस होंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं गोल्जी अपरेटस को। गोल्जी अपरेटस क्या करता है? गोल्जी अपरेटस जो है वो वेसिकल्स, फ्लोर फ्लैटन मेम्ब्रेन्स होती हैं सेल्स में जो कि कनेक्टेड होती हैं ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ER यहाँ पे जहाँ भी लिखा होगा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये एब्रीवेशन है होगी इसकी ER की सॉरी। गोल्जी अपरेटस का जो फंक्शन है वो ये है कि ये हेल्प करती है ट्रांसमिशन सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स, सेल्स के जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनकी ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में हेल्प करती है, और
सिंथेसिस करती है लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की और लाइसोसोम प्रोडक्शन को एक्टिव करती है। लाइसोसोम एंजाइम होता है, उसकी प्रोडक्शन को हमें हेल्प करती है और लाइसोसोम भी गोल्जी ऑपरेटर्स ही बनाती है और ये प्रोटीन्स को पैक करती है। ज़्यादातर जो इनका काम है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और जो गोल्जी है, इनका ज़्यादातर जो इनका वर्क है वो प्रोटीन्स के साथ भी है। यहाँ पे ये गोल्जी ऑपरेटर्स प्रोटीन्स को पैक करती है और लाइसोसोम्स भी बनाती है और उनकी प्रोडक्शन को एक्टिव करती है। एक्टिव मतलब प्रोडक्शन को एक्टिव करने का मतलब ये है कि वो लाइसोसोम्स को बनाती है। आपको समझ आ गई होगी। गोल्जी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं वेसिकल्स को, फ्लोइड फ्रैक्टन मेम्ब्रेन्स होती हैं सेल्स में, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है जो कि ज़्यादातर कनेक्टेड होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। इनकी गोल्जी ऑपरेटर्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शेप ज़्यादातर सिमिलर की है एक दूसरे के साथ। और लाइसोसोम्स हम देखते हैं। अब लाइसोसोम्स क्या हैं? लाइसोसोम्स भी सिक्रीटरी वेसिकल्स ही हैं, सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिलीज करती है और मेम्ब्रेनस वॉल से, और ये गोल्जी ऑपरेटर्स बनाती है। वैरायटी ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेक डाउन इन्वॉल्व होते हैं फ्रैगमेंट्स की और लार्ज मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन में। लाइसोसोम इज एंजाइम दैट हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फ्रैगमेंट्स। हम इनके फंक्शन इस तरह लिख सकते हैं, फ्रैगमेंट्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल हम देखते हैं किन की हर में हेल्प करती है ब्रेक डाउन में। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इनकी प्रोटीन्स की में हेल्प करती हैं ये एंजाइम्स जो ब्रेक डाउन करते हैं। राइबोसोम्स में हो गया ये सारे। साइटोस्केलेटन देखते हैं। साइटोस्केलेटन जो होता है वो एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है टाइनी प्रोटीन्स फाइबर्स का। साइटोस्केलेटन जो होता है वो एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ टाइनी प्रोटीन फाइबर से बनता है और इसकी टाइप्स तो हैं, माइक्रोफिलामेंट हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया। माइक्रोफिलामेंट जो होता है हम इन्हें मायोफिलामेंट भी कहते हैं। मैंने अपनी मसल सेल्स की वीडियो में इसे डिस्कस किया था कि वो क्या होता है। लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था जिसमें एक्टिन और मायोसिन की बात आई थी और मायोफिलामेंट्स में एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होता है। वो सारा अगर आप देखना चाहें तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि मायोफिलामेंट की डिटेल में मैंने उसमें बताया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि स्मॉलेस्ट फाइबर्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करते हैं शेप ऑफ सेल्स को और कंट्रैक्शन करते हैं। कंट्रैक्शन मसल सेल्स की कंट्रैक्शन करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो लार्ज कंट्रेटाइल प्रोटीन फाइबर्स होते हैं और ये जो हेल्प करते हैं शेप ऑफ सेल को मेंटेन करने में। प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, लार्ज प्रोटीन फाइबर होते हैं। साइटोस्केलेटन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ स्ट्रक्चर होती है जो कि फाइबर्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है जो हेल्प करती है उनकी शेप ऑफ सेल को मेंटेन करने में, सेल को सपोर्ट करने में उनकी हेल्प करती है। फंक्शन अब हम डिटेल में जरा देखते हैं इनके दोनों के। साइटोस्केलेटन जो होता है वो सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, सपोर्ट करता है सेल्स को, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स को फैसिलिटेट करता है उनकी मूवमेंट में, और मूवमेंट ऑफ इंटायर सेल में पार्टिसिपेट करता है साइटोप्लाज्म। हमने डिस्कस किया अभी तक सेल की सारी स्ट्रक्चर को। सेल के जो मेन पार्ट्स हैं हम गो थ्रू अभी करते हैं, उसके बाद हम फंक्शनल सिस्टम ऑफ सेल को स्टडी करेंगे। सेल के जो मेन पार्ट्स हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस की हमने डिस्कस किए कंपोनेंट न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दूसरा कंपोनेंट है, और क्रोमोसोम्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हमने फंक्शंस चेक किए। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, उसकी स्ट्रक्चर देखी, उसकी 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को डिस्कस किया, इनर लेयर को डिस्कस किया, और फिर हमने डिस्कस किया उसकी फंक्शंस को सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने उसकी कंपोजिशन देखी, लिपिड बाइलेयर होते प्रोटीन्स,
लिपिड बाइलर होती है और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी होती है, 55%, 13%, वो सारी हमने डिस्कस की। उसके बाद मैंने डिस्कस किया साइटोप्लाज्म को डिस्कस किया। साइटोप्लाज्म में हमने ऑर्गेनेल्स डिस्कस की, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स और अब साइटोस्केलेटन को डिस्कस किया। ये सारी थी इनका गो थ्रू कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, और लास्ट में आपको मैं इनकी सारी डायग्राम्स दिखाऊंगी। अब फंक्शन डिस्कस करते हैं सेल के। अब होल सेल का जो फंक्शन है वो क्या है? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये दो फंक्शन है सेल्स के। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस में मूवमेंट ऑफ प्रोटीन होती है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है आउट ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके अक्रॉस जो मूवमेंट होती है प्रोटीन्स की या दूसरे सब्सटेंसेस की आउट ऑफ द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में होती है, तो वो एक्सोसाइटोसिस का। एक्सो मीन बाहर की तरफ जो मूवमेंट होगी सब्सटेंसेस की, उसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। इसके लिए जो एनर्जी की हमें चाहिए होती है उसमें हम कैल्शियम आयन हमें चाहिए होते हैं, और एनर्जी चाहिए होती है प्रोटीन्स के साथ हमें एनर्जी चाहिए होती है। एंडोसाइटोसिस में हम देखते हैं कि इंजेक्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की और दूसरे सब्सटेंसेस की, जो सराउंडिंग में फ्लूइड्स होते हैं उससे सेल्स के जरिए, उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस, जो एंडो मीन अंदर की तरफ जो न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंस आते हैं सराउंडिंग फ्लूइड्स से सेल्स में, उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इसके जो दो प्रिंसिपल फॉर्म्स हैं एंडोसाइटोसिस के, वो हैं फिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। फिनोसाइटोसिस में क्या होता है, फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, वो डिस्कस करते हैं। फेगोसाइटोसिस में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स आती है, मैक्रोफेजेस हो गए या न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वो इनगल्फ करते हैं एंटीजन को या फॉरेन पार्टिकल्स। एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल्स एक ही चीज़ है, उनको इनगल्फ कर लेते हैं ताकि वो एबनॉर्मेलिटीज काज ना कर सकें। तो मीन सेल्स का जो एक फंक्शन है वो फेगोसाइटोसिस है कि वो एंडोसाइटोसिस में फेगोसाइटोसिस एक फंक्शन है जिसमें वो हेल्प करता है। फिनोसाइटोसिस हम देखें तो एक एंडोसाइटोसिस की टाइप है जिसमें सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हेल्प लिए जाते हैं और आउटसाइड सेल से फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स हो सके। वेसिकल्स की फॉर्मेशन के लिए जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं वो सेल आउटसाइड द सेल से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिनोसाइटोसिस। और अब देखते हैं इनकी डायग्राम्स। ये जो डायग्राम शो हो रही है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी मैट्रिक्स, ये जो है डायग्राम है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की। डिटेल डायग्राम आपको बता रही हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है। यहाँ पे आपको जो होल डायग्राम है वो नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपको राइबोसोम्स नज़र आ रहे होंगे, ये क्रोमेटिन है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सारा नज़र आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, और ये जो रेड कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है आपको, ये गोल्गी apparatus है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, ये लाइसोसोम्स हैं जो एंजाइम्स होते हैं, सीलिया जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं वो हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते वो हैं ये, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये सेल का स्ट्रक्चर है। जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो पूरा डिटेल टॉपिक मैंने डिस्कस किया आपके साथ। एनाटॉमी को भी डिस्कस किया, फिजियोलॉजी भी डिस्कस की सेल की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर जाते जाते आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझे